सुप्रीम कोर्ट से जब कृषि बिल पर रोक लगा कमेटी बनाकर फैसला लेने की बात कही तो दोनों ही पक्षों ने इस पर अपनी राय रखी। लॉ शीट भारत के 5 सवाल, बिल के पक्ष और बिल के विरोध पर बात करने वाले कानून के जानकारों से। क्या कहना था कृषि बिल का विरोध कर रहे चंडीगढ़ पंजाब हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जगमोहन भट्टी जी का, और बिल को किसानों के हित और देश के हित में होने की बात करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के वकील विजय सरदाना जी का सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज आदेश आया है या कल का जो आदेश था, इसको किसी भी तरह से स्टे ऑर्डर नहीं माना जाना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना ये है अपने आप में ये स्टे ऑर्डर है। अगर ये स्टे ऑर्डर था तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार ने रोकी है। इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार खुद भी रोक सकती थी और मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश पारित करने का कोई तात्पर्य नहीं था। अगर तात्पर्य था तो इसमें क्या देखा जाए, इसको ये सरकार के आदेश के ऊपर हुआ है या कैसे हुआ है? क्योंकि संसद ने ये तीनों कानून पहले से ही पास किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन पे स्टे लगाया है तब तक जब तक कि जो कमेटी बनाई है वो अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मुझे चिंता राज्य सरकारों की लगती है, क्योंकि जब फसल आएगी तब व्यापारी इस बात को सोचेंगे कि वो किस कानून के आधार पे इस फसल को खरीदें, क्योंकि नए कानून में ना कमीशन का प्रावधान है ना टैक्स का। अगर व्यापारी नए कानून के हिसाब से फसल को खरीदना चाहेंगे तो वो रुकेंगे जब तक कि इस कानून पे क्लैरिटी ना आ जाए, और तब तक जो किसानों के चैलेंजेस होंगे वो राज्य सरकारों को उठाने होंगे। और यही चिंता की बात है कि अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है कि जो लोग नए कानून के हिसाब से काम कर रहे थे, अगर वो करते रहना चाहते हैं या उन्होंने कोई इस तरह के एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो इस स्टे का उन पे क्या प्रभाव होगा, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। क्योंकि ये कानून पिछले 6 महीने से इन ऑपरेशन थे और लोग इसके हिसाब से काम भी कर रहे थे। अब ये आने वाले समय में पता लगेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो नई समस्याएं आएंगी उसका समाधान कैसे करते हैं। 2 दिन पहले जो मंत्रीगण के बयान आ रहे थे भारत सरकार के, उसमें ये देखा जा सकता था कि ये जो है ये आने वाला है, होने वाला है। उसी पैरामीटर को निर्धारित करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश फरमाए हैं कि इन कानूनों की जो है इम्प्लीमेंटेशन अगले हुक्मों तक लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये है, अगले हुक्म का क्या मतलब होता है, इसको कोलैप्स क्यों नहीं कराया गया, इसको क्वैश क्यों नहीं कराया गया, इस जो कानून है इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया कि ये किसान के हित में नहीं है। अगर ये बात होती तो ये किसान के हित में होती। अगर आज का जो ऑर्डर देखा जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ये किसी भी तरह से किसान के हित में नहीं है। इस बात से ये साफ और स्पष्ट तौर पे निर्धारित हो रहा है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रियों ने जो 2-3 दिन से अपना राग गा रहे थे, उसके ऊपर चलते हुए ये दिशा निर्देश फरमाए हैं और अपना जो है उन्होंने जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं किया है। उससे केंद्र सरकार को ये उम्मीद मिल सकती है कि अगर पूरा एनालिसिस के बाद अगर इन कानूनों पे मोहर लग जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई राजनीतिक विवाद इन कानूनों को लेकर नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार फिर आराम से इस बात को कह पाएगी कि पहले इसको संसद ने पास किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स भी कर दिया। इससे किसानों के जो मुद्दे थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे और भारत सरकार को नए कानून के हिसाब से जो भी नई पॉलिसीज बनानी है, जो भी नया डेवलपमेंट प्लान बनाना है किसानों के लिए, मार्केटिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, भारत सरकार को फिर ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट से ये हरी झंडी मिल जाती है कि इन कानूनों में किसी भी तरह का कोई भी असंवैधानिक तथ्य या और कोई तरह का कोई कंसर्न नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट अगर इसको क्लियर कर देता है तो केंद्र सरकार के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे कानून और बन सकते हैं। इससे मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर एमएसपी का कोई कानून आता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम जो है प्राइस जो किसानों को दी जाएगी, मिनिमम खेती का जो है दिया जाएगा, तो उसमें ये बात आती है पंजाब के किसान
हरियाणा के किसान जो है इससे किसी तरह से भी फायदे में नहीं है। क्योंकि मक्की का आप भाव देख लो, वो 1950 या 1850 रुपये क्विंटल है, लेकिन किसान को 8 या 9 रुपये से ऊपर नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की क्या गारंटी है? अगर सारे देश में देखा जाए तो सारे देश में खेती अलग अलग तरह की होती है। कहीं केले की खेती है, कहीं नारियल की खेती है, कहीं कॉफ़ी की खेती है, किसी तरह से इस प्रकार से खेती है। अगर ये खेती का कानून जो है मिनिमम प्राइस का दिया जाए किसानों को, तो ये भी लागू नहीं होगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसान के लिए किसानों के द्वारा चलाई जा रही या प्रमाणित की जा रही या उनके द्वारा बनाई गई मंडियों को क्यों नहीं माननीय किया जाता? यहाँ जो कारपोरेट घराने हैं बड़े, उनके आने की क्या ज़रूरत है? अगर इसमें ये देखा जाए तो इससे पंजाब हरियाणा जो गेहूं प्रधान हैं, एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, यूपी का हिस्सा आ जाता है, कुछ उत्तराखंड का आ जाता है, तो उसमें कुछ नहीं है। हिमाचल में जो सेब है उसका किसानों को क्या नुकसान हुआ या क्या फ़ायदा हुआ, ये सभी के सामने है। 6 रुपये किलो वाला एप्पल जो है मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है, और वहाँ के जो एप्पल ग्रोवर हैं हिमाचल के, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जहां तक बात है एमएसपी की और एफसीआई प्रोक्योरमेंट की, जब तक इस देश के अंदर गरीबी रहेगी, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितना राशन गरीब आदमियों के लिए भारत सरकार को देना होगा और राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के लिए जो अनाज वितरण करना होगा, जब तक इसकी ज़रूरत है तब तक एमएसपी भी रहेगी और एफसीआई का प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से एमएसपी बढ़ती जा रही है, और हर साल अगर हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एमएसपी इतना बढ़ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कमोडिटीज़ हिंदुस्तान में काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि WTO के तहत हम एक सीमा से ज़्यादा बाउंड रेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम बाउंड रेट से ज़्यादा आगे जाएंगे तो उस पर दुनिया एतराज़ करेगी और WTO के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। तो जैसे जैसे एमएसपी बढ़ेगी, देश में चुनौतियां बढ़ेंगी। हमें बहुत सीरियसली एमएसपी के अल्टरनेट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि एमएसपी एक शॉर्टेज इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे सरप्लस इकोनॉमी है, जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पे खाद्यान्नों का भंडारण है, वहाँ पे अगर आप एमएसपी करते हैं तो मुझे लगता है ये आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं है और किसानों के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमें एमएसपी के अल्टरनेट पे विचार करना चाहिए, ताकि किसानों की जो इनकम सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो जाए और भारत की जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी हम इंश्योर कर लें। तो दोनों में बैलेंस रख के हमें एक नए पॉलिसी की ज़रूरत है, और जितना जल्दी हम उस पर काम करेंगे उतना किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। जो कमेटी है उसकी सिफारिशें क्या होंगी? पहली बात तो ये है, जो कमेटी के मेंबर लिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या उनको ये किसान जथेबंदियां से प्रमाणिकता दवाई गई है, या उन्होंने अपने आप ही इनको बना दिया है, जैसे हम कह सकते हैं कि इनको थोपा गया है इनके ऊपर। तो अगर ये इनको थोपा गया है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो कमेटी के जो सदस्य हैं, 4 सदस्य माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए हैं, उनकी बात किसान भाइयों को, किसान जथेबंदियों को माननीय नहीं है, किसी तरह भी माननीय नहीं है। अगर माननीय नहीं है तो इसका नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को ये बात देखनी चाहिए। हमारे जितने भी कमीशन जब से आज़ादी हुई है आज तक के पिछले 73 ईयर्स के, उसमें किसी तरह से भी कोई भी जो है कमीशन, उनकी रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में गई। ये आंदोलन को रद्द करने की, आंदोलन की गति को शांत करने की एक तरकीब जो है, अगर समझी जाए सोची समझी साजिश के मुताबिक, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते इसमें कोई दिमाग चला है, कोई सूझवानता है, कोई दूरअंदेशी है, या किसी तरह का जो हित है किसानों के लिए किसी तरह से भी लाभकारी है। अगर ये लाभकारी नहीं है तो किसान इस कमेटी की सिफारिशों को क्यों मानेंगे, या किस हिसाब से मानेंगे, कैसे मानेंगे? और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है,
हम लोग जो हैं ये किसान के खिलाफ कानून जितनी देर तक रद्द नहीं हो जाते हम लोग अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। ये आंदोलन जो है इतना शांतमयी है और सारे देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पंजाब से बंगाल तक और असम तक एक लड़ी में पिरो दिया है। ये देश की एकता का सबूत है। अगर हमारी लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली किसी तरह से भी इस आंदोलन से कोई शिक्षा नहीं ले सकी तो ये इसको मैं क्या कहूँ, भाग्य या दुर्भाग्य, ये देश के लोग इसका फैसला करेंगे, किसान लोग इसका फैसला करेंगे। मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार अपना रुख कमेटी के सामने रखेगी और किसान अपना रुख सामने रखेंगे, तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, हकीकत को समझा जाएगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जिससे किसानों का या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान कर दिया जाए जिससे या तो किसानों का बहुत नुकसान हो जाए या देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए। मुझे लगता है कमेटी इन सारे बातों को देखेगी और जो भी सही लॉजिकल जस्टिफाइड रिकमेंडेशंस होंगी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट भी अपने हिसाब से उन रिकमेंडेशंस को देखेगा और ये देखेगा कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। हाँ, ये बात भी सही है कि सबको पूरी तरह से खुश करना शायद संभव ना हो, लेकिन जो देश हित में हो और जो सबको वर्केबल कॉम्प्रोमाइज के रूप में पॉजिटिव लगे, मुझे लगता है उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि हर इंसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे और चुनौतियां हैं। लेकिन ये जो कानून है ये सिर्फ हमारे ट्रेड के संबंधित कानून है, बाकी इन क्षेत्रों में अभी इस पे कानून नहीं है। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि इन 3 कानूनों से एग्रीकल्चर क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, किसान को बाजार से जोड़ने के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, उसका समाधान इन 3 कानूनों से जरूर होता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि ये कानून किसानों के लिए पॉजिटिव है और किसानों को अपने काम करने के तरीके को बाजार के हिसाब से ढालना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करने का और कोई तरीका मुझे नहीं दिखता। सरकार को फटकार है, ये सरकार को कोई फटकार नहीं है। ना तो इसमें सरकार की जीत हुई है, ना इसमें किसानों की जीत हुई है। ये एक ऐसा आदेश पारित हो गया है जिससे संवैधानिक संकट आ गया है, देश के लोकतंत्र को संकट आ गया है। और ये संकट कितना गहराएगा या कितना मंडराएगा, ये आगे देखने वाले दिनों में आएगा। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बात सही है कहना कि हम इस चीज को दोबारा एक बार रिव्यू करना चाहते हैं ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तसल्ली हो कि किसी थर्ड पार्टी ने, जिसपे केंद्र सरकार और किसान भरोसा करते हैं, उसने भी इन प्रावधानों को देखा है ताकि इसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। और दूसरी तरफ जो किसानों की शंकाएं हैं उसका समाधान करने के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार इन कानूनों में नजर रख लेता है और उनके प्रावधानों को ढंग से समझ के अपने व्यू दे देता है, तो मुझे लगता है इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। मैं इसको फटकार के रूप में नहीं देखता। हाँ, ये बात सही है कि प्रदर्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट और सरकार पे दबाव बना, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इससे ज्यादा मुझे इसमें और कोई चीज समझ नहीं आती। हाँ, अगर कल को किसान कोई ऐसा एविडेंस देते हैं या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है और उसमें सुधार की जरूरत है, तो कोई भी सुधार जो देश हित में हो, मुझे लगता है उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और जो भी सरकार है, अल्टीमेटली सरकारों का काम होता है देश की खुशहाली, देश की तरक्की। अगर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई चिंता की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट, देश की सरकार और किसान तीनों अगर देश का भला चाहते हैं और उसके लिए अगर हमें कुछ सुधार करना पड़े तो उसका वेलकम करना चाहिए। मैं उसको फटकार के रूप में नहीं देखता।